ये लाइन लेके आ रहे हैं खींचना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, कल तो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट गया था टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। आज हम उसी को आपको बच्चों को दिखा रहे हैं। ध्यान में बच्चों, जो बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, दोबारा उसको आगे ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं दोबारा उसे बार बार रिपीट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बच्चों को लिखा भी दे रहे हैं और जहाँ से आपका शुरू था वहीं से हम शुरू करते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही जरा चेक करके बच्चे लोग बता दें, विजिबिलिटी और आवाज़ ठीक है? कोई बच्चा मैसेज करके बता दे, कोई बच्चा मैसेज करके बताओ मुझे। मैसेज को बाद में लिखिएगा, पहले जो हम पूछ रहे हैं उसको बताइए। विजिबिलिटी ठीक है, साउंड चलिए। तो आज हम अब लिखाएंगे कि बच्चे लोग उसको नोट भी करते रहेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा सभी बच्चे, सॉलिड स्टेट। अब जो जनरल चीजें हैं उसको हमने नेक्स्ट टाइम पर बता दिया, और इम्पोर्टेंट नहीं, हमने आपको कैसे स्टेट में बच्चों को पढ़ाया होगा। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखो बच्चों लोग, जो सॉलिड होता है, सॉलिड हम इसको दो प्रकार से बांटते हैं। नेक्स्ट टाइम पर हमने आपको बताया था, पहले देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर जो हम लिखाएंगे बच्चे लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। तो एक होता है आपका नॉन क्रिस्टलाइन, सभी बच्चों को हमने बताया होगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम हिंदी में अक्रिस्टलीन ठोस कहते हैं। इसके और भी नाम होते हैं बच्चों, इसको हम एमार्फस सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम स्यूडो सॉलिड मिथ्या ठोस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे सभी बच्चों को नेक्स्ट टाइम पर पढ़ा है, सुपर कूल्ड लिक्विड, अति प्रशीत द्रव्य इसे कहा जाता है। अब इसके नाम क्यों पढ़े हैं, आते हैं उसके कवर। ठीक है, दूसरा होता है, सभी बच्चे पढ़े हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे ठोस होते हैं जिसको कई नाम से पुकारा जाता है। इसे ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है, सत्य ठोस। ठीक है, या इसे मार्फस भी कहा जाता है, मार्फस सॉलिड। अब आपके एनसीईआरटी किताब में मार्फस और एमार्फस के रूप में दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमने दो क्लासिफिकेशन ठोस का बताया है, ये किस आधार पर? तो इनका आधार बच्चे लोग अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स एटम या जिसके द्वारा वो बना होता है, उसको हम एक शब्द दे देते हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है बच्चे लोग कणों की व्यवस्था। अब कण किसी तरह से व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित ज्योमेट्री में भी हो सकते हैं, इनकी ज्योमेट्री अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप देखिए कि ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल अनियमित रूप से अरेंज होते हैं, इनकी कोई निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती है, ये इर्रेगुलर
इरेगुलर अनियमित इरेगुलर अरेंजमेंट जब होता है, अरेंजमेंट जब होता है तब इसी को हम क्या कर देते हैं बोलो। तो जब ऐसे ठोस जिसमें कणों का अरेंजमेंट अनियमित होता है क्या कहलाते हैं बोलो, अक्रिस्टलीन ठोस कहलाते हैं। लेकिन इसमें इसका उल्टा होता है बच्चों, यहाँ पर पार्टिकल जो होते हैं इनकी एक नियमित और लॉन्ग परास जो लॉन्ग रेंज होता है उसमें होते हैं। इस प्रकार से अब इसका क्या मतलब होता है सभी बच्चों को भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर इन कणों को मिलाए बच्चे लोग तो एक निश्चित ज्योमेट्री बन के तैयार होंगे। देखो ये एक निश्चित ज्योमेट्री तैयार है कि नहीं, ये बिल्कुल है। तो यहाँ पर कणों का अरेंजमेंट रेगुलर है या इरेगुलर बोलो, ये रेगुलर क्रम है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट जो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बोलो, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आते हैं एक एक इनके प्रॉपर्टी ले लीजिए, देखिए उसको बनाइए। आप बनाते रहिए, लिखते रहिए। गुड मॉर्निंग, बस मॉर्निंग बंद करो, पढ़ो, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए, ठीक है। जो बच्चे साउंड विजिबिलिटी ठीक है बच्चे लोग, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे अब हेडिंग डालिएगा बच्चे लोग, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमार्फस सॉलिड। इसके जो नाम है बार बार हम नहीं लिखेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हेडिंग डालिए अक्रिस्टलीन ठोस, ठीक है। अब देखो अक्रिस्टलीन ठोस, जैसे बच्चे लोग देख ही रहे हैं, अक्रिस्टलीन ठोस में कणों का अरेंजमेंट क्या होता है बोलो, अनियमित, ठीक है। और ये इनका कभी कभी बच्चे लोग नियमित भी होता है, लेकिन ये नियम जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए ही लागू होता है, इसके बाद फिर वो अनियमित हो जाते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, वो जो रेगुलरिटी होती है, क्रमबद्धता होती है कणों की, वो काफी दूर तक जाती है, इसी कहते हैं लॉन्ग रेंज। ये आप ज्यादा बहुत ज्यादा फरास नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए तो सबसे पहले बच्चे लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अक्रिस्टलीन ठोस। चलिए अब यहीं से आपको लिखना भी है बच्चे लोग, हेडिंग डालो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अक्रिस्टलीन ठोस। चलिए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख लीजिएगा। इसका पहले हम बता दे रहे हैं, इसके बाद देखिए इसमें जो अरेंजमेंट होता है बच्चे लोग, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, या हम पार्टिकल सब दे रहे हैं, चाहे आयन मिल सकता है चाहे वो मॉलिक्यूल, पार्टिकल इरेगुलर मतलब इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती, ये शार्ट रेंज में होते हैं। अगर इसमें रेगुलरिटी पाई की जाती है बच्चे लोग तो बहुत थोड़े से, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए हम कहते हैं ये शार्ट रेंज। तो नीचे लिख लीजिएगा ऐसे ठोस जिसमें कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, अनियमित रूप से
व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो भी सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इरेगुलर, दैट इज कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्लास है बच्चे लोग, कांच, प्लास्टिक, रबर, सॉइल, सीमेंट एक्सेट्रा। हाँ, और आपका कोल भी है बच्चे लोग, कोयला भी नॉन क्रिस्टलाइन होता है। सभी बच्चे कार्बन की फैमिली में पढ़े होंगे कि कार्बन की फैमिली में कार्बन कई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में पाया जाता है, उसकी हम चर्चा भी करेंगे, जिसमें कोयला भी होता है बच्चे लोग। ये कोयला जो होता है यह एक प्रकार का ऐसा सॉलिड होता है जिसमें कार्बन के कणों का अरेंजमेंट अनियमित होता है, इर्रेगुलर होता है। ऐसे ठोस को हम क्या कह देते हैं बोलो? ऐसे ठोस को हम कहते हैं क्या? नॉन क्रिस्टलाइन। तो हो गया। तो हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। नंबर 1, तो सभी बच्चे तो नंबर 1 पॉइंट देख ही रहे हैं, क्या है बोलो? कणों का अरेंजमेंट क्या होता है? अनियमित। नेक्स्ट पहला लिखिएगा, इसमें कणों की लिखना, कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। इसमें कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। नंबर 2 ये है बच्चे लोग, ये छोटे परास्तक होते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि नियमित होता है, लेकिन यह नियमित बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इसलिए हम इनको कहते हैं शॉर्ट रेंज में होते हैं। ठीक है, ये थोड़े परास्तक होते हैं, ये शॉर्ट रेंज में होते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस में कणों का नियमित अरेंजमेंट, नियमित व्यवस्था बहुत कम परास्तक होती है, बहुत कम परास्तक होती है। हाँ, केमिस्ट्री आपका जो बच्चे ध्यान रहे, हमारा आपका जो क्लास लगता है वो 7 बजे से रेगुलर लगेगा। जब तक कि लॉकडाउन है, कॉलेज कोचिंग बंद हैं, तब तक हम बच्चों को 7 बजे से हमारा नियमित रूप से रहेगा। ठीक है, 7 बजे से। हाँ, तो क्या लिखे हो गया ये? तीसरा पॉइंट लिखिएगा। देखो बच्चे, तीसरा पॉइंट ये है, अगर हम इनके गुणों को देखते हैं तो इनके सभी एंगल पर सोचो बच्चे लोग, ये आपका इस प्रकार से एक सॉलिड हमने लिया है जिसमें कणों की व्यवस्था अनियमित आपको दिखाई दे रही है। इसमें किसी भी एंगल से देखिए तो इनके, अगर ये अपाक्यू है मतलब पारदर्शक होता है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है लाइट प्रॉपर्टी बच्चे लोग, जो लाइट के गुण होते हैं ये हर समय सेम होते हैं, सेम एवरी डायरेक्शन, सभी दिशाओं से इनके गुणों में क्या पाई जाती है बताओ? समानता पाई जाती है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, अक्रिस्टलीय
अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकाशीय गुण, अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकाशीय गुण सभी दिशाओं से एक जैसे होते हैं, सभी दिशाओं से एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो मतलब ऑल द लाइट प्रॉपर्टी लगे से रिफ्लेक्शन, बच्चे लोग रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक होता है, ये सब सभी दिशाओं से एक जैसे ही लगते हैं। अगला इसका प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर बच्चे लोग अगर कहो का सोचिए व्यवस्था इर्रेगुलर है, अनियमित है, तो कहीं पर बहुत ज्यादा घने मॉलिक्यूल्स होंगे, कहीं पर बहुत ही रेयर होंगे। तो इस प्रकार से इनके अगर मेल्टिंग पॉइंट को देखा जाए तो ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि इनका अरेंजमेंट रेगुलर है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट हिंदी में लिख लीजिएगा। अलग अलग स्थानों पर इनके गलनांक अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये निकला बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट डू नॉट सॉफ्ट, तीक्ष्ण नहीं होता, अर्थात लिख लीजिएगा, अर्थात इनके गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते, अर्थात इनके गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते। मतलब तीक्ष्ण नहीं होते, मतलब तीक्ष्ण का मतलब होता है कि निश्चित बहुत साफ, ठीक है। ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनके जो गलनांक होते हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग। सोचो बच्चे लोग, मान लेते हैं आपने कोई इस प्रकार से सॉलिड लिया, यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, दूसरे पॉइंट पर देखोगे तो हो सकता है ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तीसरे स्थान देखोगे तो हो सकता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो आप कह सकते हैं ए बी सी अलग अलग पॉइंट पर इनके गलनांक अलग अलग है। क्यों बच्चों? क्योंकि इनका अरेंजमेंट अनियमित है। अरेंजमेंट अनियमित होने के कारण कहीं पर जो है बहुत डेंस हो गए, जहाँ पर डेंस हो गए वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जहाँ बहुत रेयर हो गए वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक अलग अलग होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनका गलनांक सॉर्ट या निश्चित नहीं होता, ठीक है। ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट लिख चुके हो, अर्थात इनके गलनांक तीक्ष्ण नहीं, उसी का आगे लिख लीजिएगा, अर्थात इनके गलनांक तीक्ष्ण नहीं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब सोचो जरा, जब इनकी व्यवस्था में इर्रेगुलर है तो इनके अगर सतह को देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, सतह को देखा जाए तो कुछ मॉलिक्यूल्स उभरे होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे होते हैं, देख रहे हो ना, तो ऊबड़ खाबड़ नजर आता है। तो इस प्रकार से आप देखिए, तो इनका अगर सतह लिया जाए तो सतह जो है हर समय चिकनी नहीं होती, बिल्कुल ये रफ एंड टफ होती है। कारण क्या होता है, जब कोई कण अव्यवस्थित रूप से है तो इसमें कोई कण ऊपर की तरफ जा सकता है या कोई कण नीचे की तरफ जा सकता है, तो गड्ढे और उभाग उत्पन्न हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से इनका जो सतह होता है डू नॉट स्मूथ, सरफेस जो होता है बच्चे लोग, सरफेस डू नॉट स्मूथ, स्मूथ का मतलब चिकना। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, अक्रिस्टलीय ठोसों के सतह चिकने नहीं होते, अक्रिस्टलीय ठोसों के सतह चिकने नहीं होते। हो गया बच्चे लोग,
सभी बच्चों का हो गया, आगे बढ़ें। चलिए अब हम आते हैं इसके अगले प्रॉपर्टी पर। अगला प्रॉपर्टी क्या करता है बच्चे लोग? अगला प्रॉपर्टी इसका कूलिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कूलिंग ग्राफ, ठीक है, शीतलन वक्र जिसे कहा जाता है। कूलिंग ग्राफ का मतलब शीतलन वक्र, आप हेडिंग के रूप में लिख लीजिएगा सभी बच्चे, शीतलन वक्र या कूलिंग ग्राफ। कूलिंग ग्राफ हिंदी में बच्चे लोग लिख लीजिएगा शीतलन ग्राफ। ये क्या होता है? अब जरा हमने नेक्स्ट टाइम पर बच्चों को बताया था कि अगर कोई एमार्फस या नॉन क्रिस्टलाइन ये बच्चे लोग आपका मान लो सॉलिड है। अब सभी बच्चे जानते हैं ठोस को जब गर्म करते हो तो पिघलता है पहले, इसके बाद वेपर बदलेगा। हमने इसको मेल्ट किया, इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज करके हमने इसको मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया? मेल्ट, पिघला दिया। पिघला हुआ कोई ठोस है, जैसे आप नमक को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो अपने आप पानी की तरह बहने लगेगा, मतलब वो पिघल जाएगा। तो हमने इतना गर्म किया कि वो मेल्ट हो गया। अब जरा इस पर देखिए, जब ये मेल्ट हो गया, अब हम टेम्परेचर को धीरे धीरे डाउन करते हैं, टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं, तब ये धीरे धीरे फिर ठोस में परिवर्तित होने लगेगा। तो अगर हम ठोस बनने की प्रक्रिया को देखें बच्चों, तो होता क्या है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो इसमें होता क्या है कि पहले ठोस इतना सॉलिड बदला, फिर इसमें इतना बदला, फिर इसमें इतना बदला, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब हम टेम्परेचर टाइम के अनुसार डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार अगर इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है तो हम देखेंगे कि ये धीरे 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 ठोस बदलता है। पहले कुछ पोर्शन, फिर कुछ पोर्शन, फिर कुछ पोर्शन, और टेम्परेचर भी घटने लगता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर समय के साथ घटाएंगे ये धीरे धीरे जमना शुरू कर देता है। अगर हम बच्चे लोग इसमें ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए इधर हमने टाइम लिया है समय और इधर हमने आपका टेम्परेचर लिया है, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है लोग, घट रहा है। तो देखो पहले बच्चे लोग देख रहे हैं कि इतना टाइम था तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, देख रहे हो ना, फिर टाइम को हमने इतना कर दिया तो टेम्परेचर घट करके कितना आ गया, फिर टाइम को हमने और बढ़ा दिया तो टेम्परेचर घट के, तो समय टाइम के साथ जब ये आपस में जमना शुरू कर देते हैं, आपस में कॉपरेट करके जमते हैं, तो इनके टाइम में अगर हम और टेम्परेचर के ग्राफ खींचते हैं कुछ ऐसा ग्राफ होता है। अब ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रिस्टल का टेम्परेचर भी घट रहा है और वो सॉलिड में बदलता चला जा रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है बच्चे लोग, कॉन्टिन्यूअस, सतत, कॉन्टिन्यूअस ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं सतत ग्राफ। और ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको हम अभी आपको बताएंगे क्रिस्टलाइज सॉलिड से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग, इसके बाद इसको ले लीजिए। चलिए हो गया बच्चे लोग, हो गया स्क्रीनशॉट, अब लिख लो। कहने का मतलब ये निकला बच्चे लोग, जब एक ठोस बदलता है तो टेम्परेचर स्थिर नहीं होता, टेम्परेचर लगातार समय के अनुसार घटता रहता है। लेकिन आप क्रिस्टलिक ठोस को देखेंगे ऐसा नहीं होता, यही ग्राफ इसको अलग कर देता है। तो नीचे लिख लीजिएगा, बोले चलिए, तो नीचे लिखिए, जब किसी क्रिस्टलीन ठोस की गलित अवस्था को, जब किसी क्रिस्टलीन ठोस
के गलित अवस्था को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और वह ठोस जमना शुरू करता है। तो ताप स्थिर नहीं होता। समय के अनुरूप तो ताप स्थिर नहीं होता। समय के अनुरूप ताप लगातार घटता है। इस प्रकार ताप लगातार घटता है। इस प्रकार नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस प्रकार ताप तथा समय में ग्राफ खींचने पर, इस प्रकार ताप तथा समय में ग्राफ खींचने पर यह सतत ग्राफ नहीं प्राप्त, यह सतत ग्राफ नहीं है। तो सतत ग्राफ प्राप्त होगा सर, तो सतत ग्राफ प्राप्त होता है कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से इंक्लाइंड, इस प्रकार से आपको टेम्परेचर और टाइमिंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बच्चे लोग देखें कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होते हैं जिसमें अरेंजमेंट रेगुलर होता है, इसमें कोई निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती। ठीक है, और इनमें आपने देखा कि इनको अगर काटा जाता है, हाँ एक चीज और देखो बच्चे लोग, अगर हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कांच है इसको काटते हैं तो बिल्कुल स्मूथ कटता है। मतलब इनका तल, इसको बहुत हम जहाँ जिस पॉइंट से काटना चाहते हैं वो ऐसा हम काट सकते हैं। तो इसमें स्मूथ कटिंग होती है। कहने का मतलब जब इसे काटा जाता है तो इसका तल जो है बिल्कुल चिकना या स्मूथ प्राप्त हो जाता है। तो नीचे लिखिएगा अगला पॉइंट में, इसको काटने पर ये शार्प या तीक्ष्ण कटते हैं तथा इनका तल चिकना होता है। शार्प या तीक्ष्ण करते हैं तथा इनका तल चिकना होता है, स्मूथ। हो गया बच्चों का, जैसा नो। चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। ठीक है, तो ये आसानी से काटे जा सकते हैं, इनका तल स्मूथ होता है और जब हम कूलिंग ग्राफ खींचते हैं तो सतत ग्राफ प्राप्त होता है। कणों का अरेंजमेंट अनियमित होता है और इसके बाद आपने देखा कि ये अलग अलग एंगल पर अगर हम देखते हैं कि इनके गुण भी आपके समान लगेंगे। वो भी प्रकाशीय गुण जैसे अपवर्तनांक होता है बच्चे लोग, और ठीक है ये सब आपको समान मिलेंगे। और अगर आप देखिए अगले पॉइंट में तो इनका जो अब हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलाइन क्रिस्टलिन। हाँ एक चीज और, एक चीज और, अब हमने ये तो बताया नहीं है कि इसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं पहली बात। ठीक है, इसे मिथ्या ठोस भी क्यों कहते हैं। तो ठोसों का नियमित क्रम होता है। अगर ऐसा नहीं है लेकिन वो ठोस तो है लेकिन वास्तविक ठोस है ही नहीं, तो होता क्या है, इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं बच्चे लोग, अति प्रशीत द्रव। अब जरा इसका क्या मतलब है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक सवाल भी आता है। तो जरा देखिए क्या है। तो अगर आपने देखा होगा
हमने फर्स्ट ईयर में बच्चों को पढ़ाया होगा, जो लिक्विड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट में कणों की कुछ गतिज ऊर्जाएं होती हैं और उसमें कुछ आकर्षण बल लगता है। इसी आकर्षण बल के कारण वो कण एक सीमा के अंतर्गत स्वतंत्र होते हैं। अब इनमें कणों में इतना ज्यादा आकर्षण नहीं होता बच्चे लोग, इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता कि कणों को आपस में स्थिर कर पाए। इसलिए कण अनियमित या ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। और सभी बच्चे जानते हैं कि जो मोशन होता है, वेलोसिटी होती है, मोशन ऑफ पार्टिकल, कणों का जो गति होती है बच्चे लोग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। फर्स्ट ईयर में गैस स्टेट में हमने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन, बस वही चीज है। जैसे जैसे हम कण का टेम्परेचर बढ़ाते हैं या लिक्विड का, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये v बढ़ता है बच्चे लोग, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर मास में तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर काइनेटिक एनर्जी बदल रही है तो चेंजिंग के कारण किसके, वेलोसिटी के, वेग के, ठीक है। तो इस प्रकार ये बदल जाने पर, और यही तब हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v², और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बताओ, v। तो हम कह सकते हैं कि ध्यान में बच्चे लोग, जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं किसी चीज का, चाहे जिसके द्वारा बढ़ाएं, या टेम्परेचर देकर के इसका, या हम उस पर भौतिक कार्य करके, किसी भी तरह से हम इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बिकम्स इंक्रीजेस। तो दो कणों के मध्य आकर्षण बल हर समय घटने लगता है, ठीक है। तो जिसके कारण स्वतंत्रता बढ़ जाती, फ्रीडम बढ़ जाती है, जिसे फ्रीडम को हम एंट्रोपी के नाम से जानते हैं, एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब सोचिए, जब ये कण अनियमित गति कर रहे थे, इसका हमने टेम्परेचर को बहुत देखा है, टेम्परेचर को बहुत ही तेजी से फॉल कर दिया, या हमने कूलिंग करना शुरू कर दिया। जैसे हम कूलिंग करते हैं तो ये इतने ज्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी घट गई कि जो पार्टिकल थे बच्चे लोग अपने स्थान पर स्थिर हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, शून्य। अब काइनेटिक एनर्जी शून्य हो गई तो वेलोसिटी शून्य हो गई, जो कण जहां पर था वहीं पर स्थिर हो गया। इसका मतलब ये बदल गया सॉलिड में, लेकिन बच्चे लोग इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर लिक्विड के समान ही रहा। इसका मतलब क्या निकला कि हमने इसको तो ठंडा कर दिया, लेकिन इसका जो टेम्परेचर था, ठीक है, इतना तेजी से हमने घटाया कि जो कण जहां पर थे वहीं पर स्थिर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो लिक्विड के समान ही है, क्योंकि जैसे लिक्विड में था वैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। तो इसीलिए हमने बहुत तेजी से ठंडा करके उसको सॉलिडिफाइड किया है, और यही कारण है कि इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। नोट में लिखिएगा बच्चों, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस को, अक्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस को अनिल कुमार बिंद सर समझ में नहीं आ रहा है, तो जब कंटिन्यूअस बच्चे क्लास नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? कोई हम ऐसी चीज़ पढ़ा नहीं रहे हैं कि जो समझे में नहीं आए हैं। थोड़ा सा जब तुम खुद नहीं पढ़ोगे तो हमारे पढ़ाने से क्या होगा बताओ? समझ में आएगा? क्यों नहीं आएगा? आप कोशिश तो करके देखिए, ठीक है। हाँ चलिए, अक्रिस्टलीय, अब इसमें समझ में यही है कि जो हमने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ाया है, उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का भी चर्चा हमने किया था।
और हमने बच्चों को ये भी बताया था कि सॉलिड में कण जो है अपने स्थान पर स्थित होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है। अब सोचिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब कण एक दूसरे से बांध देंगे, स्थिर हो जाएंगे, ठीक है, और उसमें बहुत डिस्टेंस कम होती है। अब सोचिए जब ठोस में कण करते क्या है कि अपने स्थान पर स्थिर होकर कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, ऑसिलेट करते रहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया वैसे वैसे इनका एम्पलीट्यूड बढ़ने लगता है और कण इतने दूर निकल जाते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, उन कणों को संभाल ही नहीं पाता। तो जब संभाल ही नहीं पाता तो जब वो घूमने लगे, लेकिन इनके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो कि एक इनको लिमिट या सीमा बना कर देता है। तो द्रव एक सीमा के अंदर करके उसके कण अनियमित रूप से गति करते हैं। अब सोचिए ये गतियां किस पर डिपेंड करते हैं, बताओ, टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर को घटाओगे तो गति कम हो, गति कम करते करते शून्य भी हो सकती है, जहां शून्य हो जाएगा कण वहीं स्थिर हो जाएंगे, तब वो बदल जाएगा सॉलिड में, है कि नहीं है। जब ये सॉलिड में बदल गया तो जो संरचना पहले लिक्विड की थी वही संरचना तो प्राप्त कर लिया क्या, ठोस। तो इसीलिए तो हम इसे कह रहे हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड का मतलब हमने लिक्विड को बहुत तेजी से ठंडा किया और सॉलिड बदल गया, ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो लिख लीजिए यदि किसी द्रव को जिसमें अनियमित गतियां पाई जाती हैं तेजी से ठंडा करने पर कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है, जिसके कारण कण अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कण अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। हो गया, फिर से बोल दें, चलिए। जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा घट जाती है, जिसके कारण कण अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं और ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाते हैं। यही कारण है कि अक्रिस्टलीय ठोस को अति प्रशीत द्रव सुपर कूल्ड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। अब सोचो बच्चे लोग, ये एक्चुअली लिक्विड ही है, क्योंकि संरचना लिक्विड जैसा ही रखता है, परंतु स्थिर हो जाने के कारण वो सॉलिड में दिखता है, और यही कारण है कि इसे मिथ्या ठोस या स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। एक्चुअली ये सॉलिड होता ही नहीं है, ये अपनी संरचना लिक्विड जैसा रखता है और इसीलिए इसे स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। और चूंकि ये स्यूडो सॉलिड है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो सभी बच्चे जानते हैं लिक्विड और गैसों में बहने का गुण पाया जाता है। अगर किसी पानी को आप रख देते हैं फर्श पर तो बहने लगता है, गैस भी बहती है। तो इस प्रकार से ये भी बहते हैं बच्चे लोग, ऐसा नहीं है, इनमें मोशन होता है लेकिन ये बहुत कम होता है। ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग तो इसमें मोशन होता है। और इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि आपके दरवाजे की खिड़की में जो कांच लगा होता है वो कुछ समय बाद नीचे से मोटा
और कम पारदर्शक हो जाता है। तो चूंकि ये कांच जो होता है बच्चे लोग, ग्लास अभी हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया है, यह एक प्रकार का नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और जब ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसे स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं या आप सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, जब आप सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं तो लिक्विड में तो बहने का रूप आ जाता है, हाँ धीमा ही सही लेकिन ये बहते जरूर है। तो होता क्या है, धीरे धीरे पार्टिकल जो होते हैं बच्चे लोग, ऊपर के जो कण होते हैं वो नीचे की तरफ ग्रेविटी से खींचने लगते हैं और इसमें खींचने कण ये सतह के बेस पर आना शुरू कर देते हैं और यही कारण है कि इनकी डेंसिटी बेस पर जो है वो ज्यादा हो जाती है और जैसे जैसे ऊपर जाएगा होती चली जाएगी। ये लोग अब सोचो जरा खुदी, अब कण ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नीचे घना हो जाएगा, ऊपर जो है बहुत रेयर हो जाएगा। इस प्रकार से नीचे का तल जो है मोटा भी हो जाएगा और कुछ अपारदर्शक भी हो जाएगा। यही कारण है कि खिड़कियां जो है थोड़े समय बाद 2-4 साल बाद खड़खड़ाने लगती हैं, मतलब इसके जो यहाँ पर फ्रेम किया गया है कण इधर आने का ये मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है, इसमें स्पेस आ जाता है। और यही कारण है कि हम जब भी खिड़की दरवाजों में कांच लगाते हैं तो कांच ऊपर मोटा होता है, नीचे पतला लगाते हैं। कारण क्या है, जब बाकी आएगा तो धीरे धीरे पतला तल भी मोटा होता चला जाएगा, उसमें काफी समय लग जाता है। तो नोट नंबर 2 लिखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस अति प्रशीत द्रव होने के कारण, अति प्रशीत द्रव होने के कारण इसमें इसके कणों में बहाव देखा जाता है, इसके कणों में बहाव देखा जाता है। लिखो बच्चे लोग, नमस्ते तो हम कर चुके हैं, सभी बच्चों को हम नमस्ते करें या ना करें, हमारा आशीर्वाद तो बच्चों को हर समय लगता है, ठीक है। तो हम आपसे सबसे नमस्ते ही करेंगे, पढ़ाई का घंटा, ठीक है। इसीलिए नमस्ते और मैसेज छोड़िए, जो प्रॉब्लम होती है कहीं पर तब मैसेज किया करो, ठीक है। इंटरनल मैसेज बच्चे लोग करते रहते हैं, गलत बात है। और सबको हम चेक कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में हम ना सबको हम चेक करेंगे कौन नाम का है कौन का, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ाई हो रहे हैं, हम लोग इतना कष्ट से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इस माहौल में, अब आप लोग मस्तिया रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी नहीं। यहाँ तो उल्टा प्रोसेस चलता है, टीचर पढ़ाना चाहता है, लड़का पढ़ना नहीं चाहता। आजकल का जमाना ये हो गया है, सोचो है। गार्जियन पढ़ाना चाहता है लेकिन लड़का जो है लड़के पढ़ने नहीं चाहते, और यही जो है कटोरा लेकर घूमने के बाद, ठीक है। अभी तो बहुत मस्ती आ रही है, ठीक है। तो ऐसे मैसेज ना करो, कोई प्रॉब्लम होती है तब आप मैसेज करिए। ऐसे बच्चे लोग समझ में नहीं आ रहा है, या उन्हें समझाया तो ठीक नहीं जा रहा है, या साउंड की प्रॉब्लम है, तब मैसेज किया करो, ठीक है। आप जुड़ गए, हमारा आशीर्वाद आपको लग गया, ठीक है। तो नमस्ते करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें हम सभी बच्चों को अगर हम नमस्ते नमस्ते करते रहे तो हम तो पूरा पीरियड नमस्ते ही नमस्ते, हाँ नमस्ते ट्रम्प है का यहाँ आए हैं, ठीक है। कोरोना पर चलो लिखो, पता नहीं हाँ क्या लिखे, भाव देखा जाता है, लिखे क्या, भाव देखा जाता है। हाँ, यह गुरुत्वाकर्षण की तरफ खींचते हैं, यही कारण है कि ये गुरुत्वाकर्षण की तरफ खींचते हैं, यही कारण है कि दरवाजे तथा खिड़कियों के कांच, यही कारण है कि दरवाजे तथा खिड़कियों के कांच कुछ समय पश्चात नीचे की तरफ मोटे तथा अपारदर्शक हो जाते हैं।
घबराओ नहीं बेटवा, अमित कुमार बिंद, हम दारू तुमका पिलाते हैं, घबराओ नहीं। ठीक है, तो जब भी पढ़ लिख लोगे तभी न घर बनवाओगे, नहीं बाप को खिड़की लगवा के आया है ना, उसी में लगवाओ बाप का, ठीक है। हाँ, तो जब भी बच्चे लोग जो समझदार हैं पढ़ लेंगे तो घर बनवाएंगे, तो जब खिड़की लगवाओगे ना तो हम याद आएंगे, हम लोगों को बताया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैं हंसी मजाक रहा कोई बात नहीं। अब ये आपका बोल रहा बच्चे लोग अक्रिस्टलीन ठोस, हम अक्रिस्टलीन ठोस को फिर एक बार क्विक रिवीजन में डाल दे रहे हैं, जैसे बच्चों को याद हो जाए। फिर इसका कंपैरिजन हम क्रिस्टलीन ठोस को पढ़ने की बात करते हैं। तो जरा देखिए, तो अगर आपसे कोई गधा पूछे, जैसे पूछता है, हम गधे जो है जो जबरदस्ती तुमका पढ़ा रहे हैं, तुम स्पेशल टाइप के गधे को पढ़ने नहीं चाहते, तो खैर होता है। हाँ, तो अक्रिस्टलीन ठोस क्या है? अक्रिस्टलीन ठोस ऐसे ठोस होते हैं बच्चे लोग जिसमें कणों का अरेंजमेंट या व्यवस्था अनियमित, अगर इनमें कुछ नियमित क्रम पाया भी जाता है तो बहुत सूक्ष्म परास, बहुत ही शॉर्ट रेंज में पाया जाता है। ये बहुत कम तक तो रहते हैं नियमित, इसके बाद फिर ये अनियमित होता है, ठीक है। तो इसका पहला, और ये जो सॉलिड होते हैं इनका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको काटो तो बहुत चिकनापन निकलता है, और इनके सभी दिशाओं से प्रकाशी गुण जो है समान लगते हैं, ठीक है। अब इनके तल को देखते हैं तो ऊबड़ खाबड़ लगता है, रफ एंड टफ। कारण क्या होता है? कणों की अव्यवस्था कारण उसमें गड्ढे और उभार बन जाते हैं। और अगर बच्चे लोग इसको हम गर्म करके ठंडा करते हैं, कूलिंग ग्राम करते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटता चला जाएगा समय के अनुसार, वैसे वैसे जमना शुरू करते हैं। तो जमने के साथ टेम्परेचर भी इनका घटता रहता है। तो जब हम टेम्परेचर और टाइम के बीच ग्राफ प्राप्त करते हैं तो सतह एक सतत लाइन प्राप्त होती है, जो सिद्ध करता है कि ये ठीक है। और इसमें आपने देखा कि जब भी इस क्योंकि इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, तो सुपर कूल्ड लिक्विड की जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं बच्चे लोग, लिक्विड में बच्चे जानते हैं कि सभी कण स्वतंत्र होते हैं लेकिन एक सीमा के अंदर। अब ये स्वतंत्र होते हैं लेकिन उनके पास इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता कि कणों को संभाल पाए, इसलिए कण अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। जब हम इनका टेम्परेचर को एकाएक घटा देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी एकाएक घट जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और वेलोसिटी जीरो होने का जहां पर थे जो कण वहीं पर रुक जाते हैं, और तब इनकी संरचना द्रव जैसी ही लगती है, इसीलिए इसे स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। होते तो सॉलिड, अब जैसे हमारे यहाँ कई भी चीज देखने में कुछ और लगती है लेकिन होती है कुछ और, समझ रहे हो? हाँ, वैसे यहाँ पर ये देखने में तो सॉलिड लगते हैं लेकिन एक्चुअली सॉलिड है ही नहीं है। हाँ, बच्चे लोग समझदार है, सब समझ गए। तो ये सॉलिड तो हो गए लेकिन है एक्चुअली वो लिक्विड ही, केवल अंतर क्या है? पहले वो गत करते थे, अब खड़े हो गए। सोचिए आप, भीड़ भाड़ चल रही है, अब आप खुद सोचिए किसी मेले का दृश्य देखो तो लोग इधर उधर गत करते रहते हैं। अब जो पॉज वाला बटन दबा दीजिए वीडियो का, तो जो आदमी यहाँ था वहीं खड़ा हो जाएगा, लेकिन है तो नहीं था। ऐसे है कि लिक्विड लेकिन कण एकाएक स्थिर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? टेम्परेचर घटाने पर वेलोसिटी जीरो हो गई। अब वेलोसिटी जीरो हो गई तो बन गए सॉलिड। सॉलिड में तो कण स्थिर होते हैं, जिसको हम सॉलिड तो कह देते हैं, लेकिन ये सच्ची मुच्ची वाला सॉलिड नहीं होता, ये मुच्ची मुच्ची वाला होता है, सच्ची वाला नहीं, ठीक है। अब इसे सुपर, अब चूंकि ये सुपर कूल्ड लिक्विड है तो लिक्विड में ये गुण पाया जाता है बहने का, तो बहना भी इनका गुण हो जाता है। तो बहते तो है लेकिन ये बहुत धीमी रफ्तार से बहते हैं। जब इनको हम रख देते हैं तो ग्रेविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। यही कारण है बच्चे लोग आपके खिड़की दरवाजे घर में लगे हुए हैं, कुछ समय बाद ऊपर से खड़खड़ाने लगते हैं, नीचे भूरा हो जाता है, क्योंकि सभी पार्ट के नीचे की तरफ और धीरे धीरे करना, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हेडिंग डालिएगा क्रिस्टलीय ठोस। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस क्रिस्टलीय ठोस। चलिए
अधिक्रिस्टलीन ठोस का होता है। अब सोचो कि ठोस को हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, कणों के अरेंजमेंट। अगर इनका अरेंजमेंट किसी सॉलिड में बिल्कुल नियमित होता है, मतलब अगर हम कणों को मिलाते हैं तो एक निश्चित ज्योमेट्री मिलती है, हाँ, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, तब इसी को हम क्या कर देते हैं, बोलो क्रिस्टलीन ठोस। ठीक है, तो बच्चों को हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या क्या कहते हैं हम आपको लिखा चुके हैं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें बच्चे लोग अरेंजमेंट जो होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूल्स, या हम इसको एक शब्द दे देते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, जरूरी नहीं मॉलिक्यूल से आयन बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, हमने पार्टिकल, अरेंजमेंट इन पार्टिकल इन पर्टिकुलर ज्योमेट्री, पर्टिकुलर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित, इन लॉन्ग, इन लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज का मतलब बहुत दूर तक ये लिमिट तक जाता है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप लिख लीजिएगा। चलिए, ऐसा ठोस, ऐसा ठोस जिसमें कणों, ऐसा ठोस जिसमें कणों का नियमित क्रम में व्यवस्था होती है, कणों का नियमित क्रम में व्यवस्था होती है, यह व्यवस्था लंबी परास तक होती है, जिनकी एक निश्चित ज्यामिति है, जिनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। हो गया बच्चों का? तो सीधी सी बात है, जिसमें इर्रेगुलर हो वो नॉन क्रिस्टलाइन, और जिसमें रेगुलर हो उसे क्या कहेंगे, बोलो क्रिस्टलाइन। बस खत्म बात। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए, हाँ एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए। ठीक है, जैसे बच्चे लोग डायमंड पढ़े होंगे, हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, सुक्रोज, चीनी, ये तमाम तरह के क्रिस्टल में, नमक है, सॉल्ट है बच्चे लोग, सॉल्ट जैसे NaCl है, KCl है, पता नहीं का है, ठीक है, ये सब है। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, डायमंड, ग्रेफाइट, चीनी, सॉल्ट जैसे NaCl, KCl। हो गया बच्चों का? चलिए अब हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस के गुण, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस के गुण। नंबर 1, नियमित व्यवस्था लंबे परास तक, रेगुलर अरेंजमेंट इन लॉन्ग रेंज, नियमित व्यवस्था
लंबे परास्त। नंबर 2, देखिए ध्यान दें बच्चों, अगर इनके तल को देखो, जैसे बच्चे लोग नमक देखते होंगे, खड़ा नमक देखिए, जो बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, लैटिस बनाते हैं, तो अगर आप देखिए तो आपको इस प्रकार से नजर आता है। और इनकी सतह को देखिए बच्चे लोग, ये इसका सतह हमने दिखाया है आपको, ये बिल्कुल आपको स्मूथ लगती है, चिकनी, ठीक है, ये स्मूथ होती है। तो ऐसा लगता है कि जगह जगह पर ऐसे ईंट जैसे टूट करके निकले गए हैं, लेकिन जो तल ईंट जैसा निकला हुआ है वो सतह बहुत ही चिकनी होती है बच्चे लोग, ठीक है। तो नीचे लिख दीजिए, इनकी सतह चिकनी या स्मूथ होती है, इनकी सतह चिकनी या स्मूथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सोचिए बच्चे लोग, अगर ये देखो, ये छोटे छोटे, ध्यान से देखिएगा, ये छोटे छोटे इस तरह से यूनिट क्रिस्टल से मिल करके बने और इनका अरेंजमेंट 3D में होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। अगर हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो जैसे आप किसी दीवार को तोड़िए, ठीक है, तो आप देखिए कुछ ईंट ऊपर और कुछ ईंट नीचे आ जाते हैं, तो इनको हम शार्प या तीक्ष्ण तरीके से नहीं काट पाते, क्योंकि छोटे छोटे यूनिट जो है आपस में मिल करके एक लैटिस यूनिट, जालवंत यूनिट बनाए हैं। जब उसको हम काटते हैं तो जो यूनिट उभर के सामने आ जाती है तो वहाँ उभार हो जाता है, जो यूनिट टूट करके अंदर आ गई वहाँ गड्ढा बन जाता है, तो ये स्मूथ कटिंग नहीं होती, ठीक है। लिखिएगा, सही बच्चे लिख लें। क्रिस्टली ठोस को स्मूथ या चिकने प्रकार से स्मूथ, अब क्रिस्टली ठोस को स्मूथ या चिकने प्रकार से काटना संभव नहीं है। अब हमने आपको बताया था अक्रिस्टली में उसको आराम से काटिए तो बिल्कुल चिकना तल कट जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं कटता, क्योंकि यहाँ पर तो एक छोटे छोटे क्रिस्टल हैं। अब जब उसको काटेंगे कुछ क्रिस्टल बाहर निकल आए, कुछ अंदर ही रह गए हैं, तो ये स्मूथ कटिंग नहीं, ठीक है, चिकना बिल्कुल तल नहीं होता। लेकिन जो कटिंग आई है उसमें एक यूनिट का तल जो है बहुत क्या होता है, वो स्मूथ होगा, जैसे वहां पर हमने दिखाया। लेकिन ओवरऑल ऐसे सरफेस को देखो तो एक कटिंग जो है वो स्मूथ, ठीक है, हो गया। अच्छा, आनंद यादव क्या चल रहा है? हाँ, हॉक चल रहा है बच्चा, हॉक चल रहा है, अच्छा, ठीक है, सभी तरफ हॉक ही चल रहा है। गधा को यह नहीं मालूम क्या चल रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। तो टीवी प्रचार देखते हो ना, क्या चल रहा है, हॉक चल रहा है। चलिए नंबर 2, क्या लिखे हो? नंबर 2 क्या लिखे हो? लिख लीजिए, इसमें नंबर नेक्स्ट। देखो बच्चे, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, सभी स्थान पर एक जैसा होता है, मतलब इनके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। अगला पॉइंट लीजिएगा, इनके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट आर शॉर्प, ठीक है। मतलब चाहे जहां से ले लीजिए मेल्टिंग पॉइंट वही का वही। मान लेते हैं हमने क्रिस्टल लिया एक पॉइंट पर, इसका मान लो मेल्टिंग पॉइंट मान लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ बी पॉइंट पर हमने लिया, यहाँ पर भी हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर भी 100 डिग्री, मतलब कि इनके प्रत्येक स्थान पर गलनांक क्या होते हैं, गुणों होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक तीक्ष्ण होते हैं, साफ,
अर्थात प्रत्येक स्थान पर गलनांक एक जैसा होता है। अर्थात प्रत्येक स्थान पर गलनांक एक जैसा होता है। हो गया बच्चों का? चलिए अगला, अब जरा अगले पॉइंट पर बच्चे लोग ध्यान से गौर करें, ठीक है? ये इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, प्रकाशीय गुण बच्चे लोग, वो अलग अलग एंगल पर अलग अलग होती है। अपवर्तनांक वगैरह, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, परावर्तन, ये सब अलग अलग कोण से अगर हम देखते हैं तो अलग अलग दिखाई देता है। सभी बच्चे देखे होंगे आपके घर में या आप टेक्स्ट बुक खरीदते हैं तो उस पर एक लोगो लगा रहता है, 3D लोगो। तो अगर आप उसको अगल बगल से देखें तो कभी पीला, कभी लाल, कभी क्या कुछ दिखाई देता है। देखे हो कि नहीं? बिल्कुल है। या आप रोड पर चले जाइए, रोड पर आपको इंडिकेशन के लिए कुछ 3D कागज लगाए होते हैं जो कि थोड़ा सा लाइट पड़ने पर वो चमकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप हीरे को ले लीजिए, हीरे को अलग अलग एंगल से देखेंगे तो उस पर अलग अलग प्रकाश निकलता है, दिखाई देता है, ठीक है? तो आप हीरा क्यों देखेंगे, ठीक है? हीरा उसको चुराइए, देखोगे नहीं यही हालत में के बस चुरा कर देखोगे, ऐसे देखेंगे, बस नहीं होता है, ठीक है? पढ़ लोगे तब ना हीरा खरीदोगे, ऐसे थोड़ी नहीं। अब आप किताब खरीद सकते हो, है ना? वो भी खरीदोगा, हमारे माँ बाप खरीदते हैं तो खरीदो, ठीक है? तो उस पर 3D लोगो ऐसे लगा रहता है, बच्चे लोग देखते होंगे किताब में। अब इसको अगल बगल से देखिए तो इस पर अलग अलग लाइट आपको दिखाई देगी, देखे हो कि नहीं? बस प्रॉपर्टी यही है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ये अलग, अब सवाल ये उठता है आपके मन में, सोच रहे होंगे, कभी सब सोचे नहीं हो फिर आप सोच रहे होंगे ये चक्कर का ऐसा होता है। तो देखो अगर हम इनके अरेंजमेंट को देखें, मान लेते हैं हमने एक सॉलिड लिया और पृष्ठ ली, ठीक है? हमने इसको इस एंगल पर देखा, ये हमने देखा है, तो यहाँ पर हम इधर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें इस प्रकार की कणों की व्यवस्था नजर आती है, ठीक है? तो जिसमें विपरीत कण जो है ये एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देते हैं, तो इसका अपना प्रकाशीय गुण अलग होगा। लेकिन हमने इस डायरेक्शन से देखा बच्चों, यहाँ पर हमने इसको देखा, ठीक है, इस डायरेक्शन पर, तो हम देखते हैं कि कणों का जो इस प्रकार से व्यवस्था है वो आपको एक जैसी नजर नहीं आती, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों, इस लाइन को देखें ए और बी पर, तो यहाँ पर देखिए कोई ए और बी, ए बी इस तरह से नहीं, इनमें कुछ कण इस प्रकार से हैं तो इसमें निश्चित रेगुलरिटी नहीं मिल रही है, तो ये गुण अलग हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे, देखो यहाँ पर प्रतीक पर एक ब्लैक वाला डॉट दिखाई दे रहा है, माने कुछ और ये गोले वाले दिखाई दे रहे हैं, तो इधर का गुण अलग हो जाएगा, इधर का गुण अलग हो जाएगा। मतलब क्या निकला? ये डिफरेंट एंगल पर बच्चों, अलग अलग कोण पर हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, प्रकाशीय गुण अलग है। कार्ड क्या होता है? अलग अलग बिंदुओं से देखेंगे, अलग अलग डायरेक्शन दिशाओं से देखेंगे तो कणों का अरेंजमेंट आपको एक अलग से नजर आता है, ठीक है? इसलिए इनके प्रत्येक एंगल पर अलग अलग एंगल को देखा जाए तो इसमें इसके प्रकाशीय गुण अलग अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि 3D लोगो आप जब देखते हैं तो अलग अलग एंगल से देखोगे तो अलग अलग परावर्तन हो जाता है, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए देखिए, इसको आप डाल दीजिएगा और इसी को हम एक नाम दे देते हैं विषम दैशिकी, हिंदी में कहते हैं एन आइसोमॉर्फिक,
इसे हम बच्चे लोग विषम दैशिकी कहते हैं। विषम का मतलब अलग होना, दैशिकी का मतलब दिशा। तो अलग अलग दिशाओं से इनके गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसे हम विषम दैशिकी या एनाइसोमॉर्फिक सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट लो इसको, फिर लिखिए। हो गया बच्चों का? चलिए, जब भी बच्चे लोग देखो, इसका मतलब तभी निकल पाएगा ना ऑनलाइन क्लास का, जब आप कलम और कॉपी लेके बैठे, तभी मजा आएगा। ठीक है, अब ऐसे सत्यनारायण कथा सुन रहे हो ना, तो बस प्रसाद मिला और चले खा गए, ये सत्यनारायण कथा नहीं चल रही, आपके जीवन लाइफ के बदलने की कथा चल रही है। इस कथा में अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो आत्महत्या करो। ठीक है, सुसाइड करो, तुम्हारा रहने वाला इसको हो गया। तो बस आज यहीं तक, नेक्स्ट टाइम पर इसको आगे हम और करेंगे। ठीक है, बस आज की मुलाकात बच्चे लोग यहीं तक। आगे